Hello guys, welcome back to my YouTube channel Civil Services and Aspiration. We are continuing the class 10th Geography chapter 1 Resources and Development. So let's start from the topic where we have left in the part 1 of the video. So the topic is land resources. We live on land, we perform our economic activities on land and we use it in different ways. तो हम रहते भी लैंड पे हैं, हमारी सारी इकोनॉमिक लैंड पे ही होती हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और अलग अलग तरीके से लैंड का यूज़ हो सकता है. दस लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस. तो इसीलिए लैंड एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. सारी चीज़ें लैंड पर ही होती हैं, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो, एनिमल लाइफ हो, ह्यूमन लाइफ हो, या कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, ट्रांसपोर्टेशन वर्क हो, या कोई कम्युनिकेशन सिस्टम हो. हाउएवर लैंड इज़ एन असेट ऑफ अ फाइनाइट मैग्नीट्यूड. इसीलिए लैंड को एक फाइनाइट असेट बोला जाता है मैग्नीट्यूड का. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यूज़ द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पसेस विद केयरफुल प्लानिंग. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जब हम लैंड का यूज़ बहुत ही केयरफुली प्लानिंग के साथ करें. इंडिया हैज़ अ लैंड अंडर अ वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स. इंडिया का जो लैंड सिस्टम है, लैंड है, वो अलग अलग वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स के अंदर आता है, जैसे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड आइलैंड. अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन. यानी कि अगर टोटल ऑल ओवर हम इंडिया की बात करें तो जो 43% ऑफ द लैंड है वो प्लेन एरिया है. which provide facilities for agriculture and industries, means which is suitable for setting up the industry and doing the agriculture practices. Mountains account for 30% of the total surface area of the country, while the mountains contain 30% of the surface and ensure perennial flow of some rivers. और जो ये माउंटेन लैंड है ये इंश्योर करता है कि जितनी भी रिवर्स हैं उनका फ्लो अच्छे से हो पाए. प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर टूरिज्म. यहाँ पे आपने देखा होगा टूरिज्म बहुत अच्छा होता है एंड इकोलॉजिकली एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा होता है. About 27% of the area of the country is the plateau region, 43% plain area, 30% mountain area and 27% is the plateau region. It possesses rich reserves of minerals, fossil fuels and forest. इस plateau region में बहुत सारे minerals पाए जाते हैं, mines होती हैं, fossil fuels मिलते हैं, forest dense होते हैं. So it is about 27%. Now let's see the land utilization. Land resource are used for the following purpose. यानी कि जो लैंड का यूज़ है वो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है. फर्स्टली फॉरेस्ट, यू हैव ऑलरेडी सीन द फॉरेस्ट. सेकेंड इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन, मीन्स लैंड तो है लेकिन उस पर कल्टिवेशन नहीं किया जा सकता, विच आर बैरन और वेस्ट लैंड. एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज़, यानी कि जो नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए छोड़ दिया गया, जैसे कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए, रोड बनाने के लिए या फैक्ट्रीज बनाने के लिए. थर्ड इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी कि एक्सक्लूडेड फेलो लैंड. फेलो लैंड को छोड़कर भी कुछ ऐसा अनकल्टिवेटेड लैंड होता है विच इज परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे गाय भैंसों यानी कि मतलब वाइल्ड लाइफ के लिए खुला छोड़ दिया जाता है फॉर देयर पेस्चर. सेकेंड इज लैंड अंडर मिस्टिकलिनस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट जोन एरिया. मीन्स कुछ लैंड ऐसा होता है जो ट्री के क्रॉप्स के लिए छोड़ दिया जाता है. एंड थर्ड इज कल्चरलेबल वेस्ट लैंड विच इज लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 agriculture years. Next, fourth is fallow land which is currently fallow, and second is other than current fallow, means current fallow तो होता है which is left for 1 or less than 1 year of the agriculture year, and other current fallow land is the left for past 1 to 5 agriculture years. Next is net zone area. So area zone
मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक साल में 2 से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, एक से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, उसे नेट सोन एरिया बोला जाता है और इसे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, कि इंडिया में कैसा लैंड यूज पैटर्न होता है। सो द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय बोथ फिजिकल factors such as topographic, climate, soil types, as well as human factors such as population density, technological capabilities and culture and traditions etc. So में जो लैंड का यूज है वो डिटरमाइन किया जाता है 2 फैक्टर से, फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकेंड इज ह्यूमन फैक्टर। So total geographical area of India is 3.28 million square kilometer। जो इंडिया का टोटल geographical area है वो 3.28 million square kilometer है। Land use data, however, is available for 93% of the total geographical area because the land use reporting for most of the northeast states except Assam has not been fully done। जो land का जो data है we have is the only 93% of the total geographical area because Assam has not been done fully. Moreover, some areas of Jammu and Kashmir occupied by Pakistan and China has also been not surveyed। और जो एरिया हमारा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया हुआ है और कुछ हिस्सा चाइना ने ऑक्यूपाई किया, उसको भी अभी सर्वे नहीं किया गया है। इसी वजह से जो हमारा 93% प्रेजेंट में हम इन यूज है। The land under permanent pasture has also decreased। और जो परमानेंट पैस्चर के लिए लैंड छोड़ दिया जाता था वो भी अब डिक्रीज हो गया उसका भी रेट। हाउ are we able to feed a huge cattle population on this pasture land and what are the consequences of it? So here is a question, if the permanent pasture land has decreased, so how we have to feed our huge cattle population? Most of other than the current fallow lands are either of poor। अगर हम current fallow land को हटा दें तो उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा लैंड है जिसकी क्वालिटी बहुत पुअर है एंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ सच लैंड इज़ वेरी हाई। और अगर हम कल्टीवेशन करना भी चाहते हैं तो जो उसके कॉस्ट आती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। हैंस दीज लैंड्स आर कल्टिवेटेड वंस और ट्वाइस इन अबाउट 2 to 3 ईयर, यानी कि 2 से 3 सालों में सिर्फ 1 या 2 बार ही इन पर कल्टीवेशन किया जाता है। इफ दीज आर इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, अगर ये लैंड भी नेट सोन एरिया में इंक्लूड कर दी जाती है तो जो इंडिया की परसेंटेज होगी ऑफ द सोन एरिया विच बिकम 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। The pattern of net zone area varies greatly from one state to another state। Means जो net zone area है ये भी differ करता है from state to state। It is over 80% of the total area in Punjab and Haryana। अगर पंजाब एंड हरियाणा नदर्न साइड की बात करें तो उधर 80% है। एंड इफ वी टॉक अबाउट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम मीन्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, देयर इज ओनली 10%। Forest area in the country is far lower than the desired 33% of the geographical area। अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मीन्स जो टोटल एरिया इंडिया का उसमें से 33% जोग्राफिकल एरिया लैंड फॉरेस्ट लैंड के लिए होना चाहिए, बट इट इज़ फार लोअर देन दैट एंड इट वॉज आउटलाइन इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। और ये ऐसा नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में भी लिखा गया था ऑफ 1952। इट वॉज कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द इकोलॉजिकल बैलेंस। इट इज़ कंसिडर्ड एसेंशियल, ये बहुत ज़रूरी है फॉरेस्ट लैंड ताकि हम इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन कर सकें। द लाइवलीहुड ऑफ मिलियन ऑफ पीपल who live on the fringes of these forests depend upon it। क्योंकि जो फॉरेस्ट के आसपास जितने भी पॉपुलेशन है वो सारी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। अ पार्ट ऑफ द लैंड इज टर्म्ड एज वेस्ट लैंड, तो इस लैंड को बोला जाता है वेस्ट लैंड। एंड लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, और जिसे नॉन एग्रीकल्चरल यूज के लिए छोड़ दिया गया है। वेस्ट लैंड इंक्लूड रॉकी, एरिड एंड डेजर्ट एरियाज एंड लैंड पुट to other non-agricultural area uses include settlements, roads, railways, industries। So continuous use of land over a long period of time without taking an appropriate measure to conserve and manage it has resulted in the land degradation। और जो हम इसका लैंड का
अनएप्रोप्रिएट यूज़ किए जा रहे हैं इसे कंजर्व करने की बजाय, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस इन टर्न हैज सीरियस रेप्रिकेशन ऑन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। इसके बदले में हमें क्या मिल रहा है? एनवायरनमेंट को डैमेज, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। Next topic is land degradation and conservation measures. So we have shared our land with the past generation and will have to do so with the future generation too. हमने अपनी सारी भी लैंड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो पास्ट जनरेशन के साथ शेयर करी है और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन को भी ये चीज़ शेयर करनी है। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained from land. Means 95% of our basic needs are dependent on the land. Human activities not only brought about degradation of land but also has aggravated the pace of natural forces to cause damage to land. Human activities ने ना सिर्फ land को degrade किया है बल्कि ऐसी activities की वजह से जो natural forces हैं उसकी वजह से भी land को बहुत ज़्यादा damage हो रहा है. If we talk about natural forces, these are earthquake, flood, these are landslides. If we talk about natural forces, these are flood, earthquake, landslides. These also causes damage to land. Some activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in land degradation. और जितनी भी सारी एक्टिविटीज होती हैं जैसे डिफॉरेस्टेशन करना, पेड़ों को काट देना, ओवरग्रेजिंग करना, माइनिंग करना या क्वेरिंग करना, इसकी वजह से भी लैंड बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता जा रहा है. Mining sites are abandoned after excavation work is completely leave deep scars and traces of overburdening. Means mining जितनी भी mining sites है वहाँ पर mining करके excavation करके उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिसमें deep scars बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा traces बने हुए हैं. In states like झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, deforestation due to mining have caused severe land degradation. इन states में बहुत ज़्यादा land degrade हो गई है. In states like गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश and महाराष्ट्र, overgrazing is one of the main reason for land degradation. और overgrazing की वजह से इन सारे states में land degradation हुई है. In the state of Punjab, Haryana, Western UP, ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल. मीन्स अलग अलग एरिया में जो लैंड डिग्रेडेशन का रीजन है वो डिफरेंट है. एज आई हैव टोल्ड यू नाउ दैट इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा इट इज बिकॉज ऑफ द इरिगेशन. इन स्टेट लाइक राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश इट इज ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग. एंड इफ यू टॉक अबाउट छत्तीसगढ़, झारखंड इट इज अबाउट द माइनिंग. The mineral processing like grinding of limestone for cement industries and calcite and soapstones for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere. और जो mineral की processing की जाती है, grinding की जाती है stones की, उनकी वजह से बहुत ज़्यादा pollution होता है एयर को. एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा डस्ट मिक्स हो जाती है. इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड. इट रिटार्ड्स, ये प्रोसेस जो इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे भी अफेक्ट करता है क्योंकि जो सॉइल है उस पर जो डस्ट होता है ये सारा बैठ जाता है लैंड के ऊपर. इन रिसेंट ईयर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम अ मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पॉल्यूशन इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. एंड आज के टाइम में, आज के कुछ सालों की बात करें तो जो इंडस्ट्रियल का वेस्ट वाटर होते हैं, वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, उन्हें वाटर सोर्सेज में मिक्स कर दिया जाता है जिसकी वजह से लैंड भी अफेक्ट होती है और साथ ही साथ वाटर भी पॉल्यूटेड होता है. There are many ways to solve the problems of land degradation. Land degradation को बचाने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे solutions हैं. First is the afforestation and proper management of grazing can help to some extent. Afforestation होता है planting of more and more trees. एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, ग्रेजिंग के लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट करना. प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, control and overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods. These are some of the methods to check the land degradation in arid areas.
proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial effluents and waste after treatment। मीन्स जितने भी सारी इंडस्ट्रीज से एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज किया जाता है उन्हें आफ्टर ट्रीटमेंट अगर छोड़ा जाए तो इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना लैंड पे ना ही वाटर पे। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड एज अ रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। जो सॉइल है बहुत ही इंपॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसी की वजह से, लैंड की वजह से, सॉइल की वजह से ही प्लांट की ग्रोथ होती है एंड सपोर्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें भी सपोर्ट करता है। द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम। सॉइल भी एक लिविंग सिस्टम है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। यानी कि फ्यू सेंटीमीटर तक की डेप्थ में सॉइल को बनने के लिए बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं। रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, climate, vegetation and other form of life and time are important factor in the formation of soil. So what are the factors? These are relief, parent rock और या फिर bed rock, climate, vegetation and other form of life and time is also important. Various forces of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposer, etc. contribute to the formation of soil. Chemical and organic changes which take place इन द सॉइल आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और जो जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए। सॉइल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। यानी कि सॉइल में दोनों टाइप के मटेरियल होते हैं, ऑर्गेनिक भी होते हैं एंड इनऑर्गेनिक भी होते हैं। सो ऑन दिस बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soil of India are classified into different types। means अलग अलग टाइप में इनको डिवाइड कर दिया गया on the basis of their characteristics। now let's see the classification of soil। so India have वेराइड रिलीफ फीचर, बहुत सारे रिलीफ फीचर हैं। लैंडफॉर्म अलग अलग है, क्लाइमेट रिलिम्स अलग है एंड वेजिटेशन टाइप भी अलग अलग है। दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सॉइल। इसकी वजह से डिफरेंट टाइप की सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेट्स टॉक अबाउट दी सॉइल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट इज एलुवियल सॉइल। दिस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल। जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हिस्से तक फैली हुई है, बहुत ज़्यादा एरिया तक फैली हुई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉइल है। इनफैक्ट द एंटायर नदर्न प्लेन आर मेड ऑफ एलुवियल सॉइल। और सच्चाई तो ये है कि जो नदर्न प्लेन है पूरा, वहाँ पर ज़्यादातर एलुवियल सॉइल ही है। These have been deposited by 3 important Himalayan rivers system। means जो ये डिपोजिट है ये 3 मेन रिवर्स की वजह से हुआ, the Indus, the Ganga and the Brahmaputra। These 3 Himalayan rivers played an important role in the formation। These soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor। और through a narrow corridor ये राजस्थान और गुजरात तक भी extend हुई हैं। Alluvial soil is also found in the eastern coastal plain, particularly in the deltas of Mahanadi, Godavari, the Krishna and the Kaveri rivers। और जो alluvial soil है ये eastern coastal plains में भी देखने को मिलती है। The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt and clay। जो एलुवियल सॉइल है उसमें डिफरेंट प्रोपोर्शंस में सॉइल, सैंड, सिल्ट एंड क्ले है। एज वी मूव इनलैंड टूवर्ड्स द रिवर वैली, अगर हम रिवर वैली की तरफ मूव करते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स अपीयर समवट बिगर इन साइज। तो जो सॉइल का पार्टिकल्स है वो थोड़े बिगर अपीयर होते हैं। इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, अपर एरिया में, अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली में, नियर द प्लेस ऑफ द ब्रेक ऑफ द स्लोप, जहाँ से स्लोप ब्रेक होता है, द सॉइल्स आर कोर्स। जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा कोर्स होती है। सच सॉइल आर कॉमन इन पाइडमेंट प्लेन सच एज द्वार्स, चाउस एंड तिराई। सो मीन्स जो कोर्स सॉइल होती है वो इन एरियाज में ज़्यादा होती है। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन, अगर हम साइज ग्रेन के साइज से अलग हट के बात करें तो सॉइल आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। मीन्स एलुवियल सॉइल इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स विच आर ओल्ड एलुवियल मीन्स बंगर
and the new alluvial means khadar. The Bangar soil has higher concentration of कंकर नोड्यूल्स देन द खदर. जो बंगर सॉइल होती है, बंगर ओल्ड एलुवियल सॉइल, इसमें कंकर्स के नोड्यूल्स ज़्यादा होते हैं देन द खदर, एंड इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल एंड इज मोर फर्टाइल देन बंगर. एंड if we talk about khadar, so it has very fine particle and it is more fertile than bangar. So alluvial soil as a whole are very fertile. If we talk about the whole, the alluvial soil is very fertile. Mostly these soils contain adequate proportion of potash. Means कौन कौन से अब देखते हैं materials होते हैं इसमें, which are potash, phosphoric acid and lime. मीन्स ये तीन चीज ज़्यादा होती है, which is ideal for the growth of sugarcane, paddy, wheat and other cereal and pulse crops. Means these minerals, these chemicals are important for the growth of sugarcane, wheat, rice and other cereals. Due to its high fertility, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. alluvial soil की high fertility की वजह से जो region है वो बहुत ज़्यादा cultivate किया जाता है and the population is also dense. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. मीन्स जो ड्रायर एरियाज हैं वहाँ पर जो एलुवियल सॉइल है वो थोड़ी एल्केलाइन है, लेकिन अगर उसे हम अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे उसके साथ तो वो भी बहुत प्रोडक्टिव हो सकती है. सो नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल. These soils are black in color. Black soil है तो इसका कलर भी black है and also known as the regular soil, और इसे regular soil भी बोला जाता है. Black soil is ideal for growing cotton and is also known as black cotton soil. जो black soil है उसमें ज़्यादातर cotton grow की जाती है, इसकी वजह से इसे black cotton soil भी कहा जाता है. It is believed that the climatic conditions along with the parent rock material are important factor for the formation of black soil. Means जो important factor है formation का वो है climatic condition, उसके साथ ही जो इसका parent rock material है. This type of soil is typically of the Deccan Trap. जो इस टाइप की ब्लैक सॉइल होती है ये डेक्कन ट्रैप रीजन में मिलती है, विच इज स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज. और किससे बनी होती है? लावा फ्लोज से. दे कवर द प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन along with the Godavari, the Krishna valleys. The black soil are made up of extremely fine particles which is that is clay material. जो black soil होती है वो बहुत ही ज़्यादा clay होती है. They are well known for their capacity to hold moisture. मीन्स इन्हें इसलिए भी जाना जाता है ब्लैक सॉइल को क्योंकि ये ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है. इन एडिशन दे आर रिच इज सॉइल न्यूट्रिएंट. ये बहुत ज़्यादा रिच होती है सॉइल न्यूट्रिएंट में, सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, potash and lime. These are the soil nutrients which is rich in the black soil. These soils are generally poor in phosphoric content. लेकिन जो ये ब्लैक सॉइल होती है इसमें फॉस्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है. They develop deep cracks during hot weather which help in the proper aeration of the soil. जो ब्लैक सॉइल है ये डेवलप होती है इन द डीप क्रैक्स ऑफ द हॉट वेदर, यानी कि समर सीजन में डीप क्रैक्स के अंदर ब्लैक सॉइल फॉर्म होती है. दीज सॉइल्स आर स्टिकी व्हेन वेट. जब ये सॉइल गीली होती है तो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है और डिफ़िकल्ट हो जाता है इस पर काम करना. इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मानसून पीरियड. मीन्स अगर फर्स्ट शावर हो जाए या फिर प्री मानसून पीरियड में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस पर काम करना. नेक्स्ट इज red and yellow soil. Red soil develops on crystalline igneous rock in areas of low rainfall in the eastern and Deccan part, in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. जो रेड सॉइल होती है वो इग्नियस रॉक से डेवलप होती है जहाँ पर कम रेनफॉल होती है, मीन्स इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. येलो एंड रेड सॉइल आर फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, Chhattisgarh. Means these are the states: Odisha, Chhattisgarh, southern part of the middle Ganga plain and along with the pediment of the western Ghats. Western Ghats में भी मिलती है. These soils develop a reddish color due to the diffusion. जो रेड कलर होता है सॉइल का, इट इज बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ
आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो मेटामॉर्फिक और क्रिस्टलाइन रॉक होती है उसमें डिफ्यूजन होता है रॉक का। इट लुक्स येलो व्हेन इट अकर इन हाइड्रेटेड फॉर्म, और अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती हैं तो येलो अपीयर होती हैं। Next is laterite soil. Laterite has been derived from the Latin word later. जो laterite word है ये Latin word से आया है, later, which means brick, जिसका मतलब होता है brick. The laterite soil developed under tropic and subtropical climate and alternate wet and dry season. This soil is the result of intense leaching due to heavy rain. Heavy rain की वजह से जो soil में लीचिंग हो जाती है उसकी वजह से ये laterite soil develop होती है. Lateritic soil are mostly deep to very deep. ये बहुत ज़्यादा deep होती है और acidic होती है. Generally deficient in plant nutrient. इनमें plant nutrient बहुत कम होता है and occur mostly in the southern parts. और ज़्यादातर southern parts में होती है such as Western Ghat region of Maharashtra, Odisha, some part of West Bengal, northeastern region, where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich. इसमें humus rich होता है but under sparse vegetation. यहाँ पे vegetation इतनी ज़्यादा नहीं होती. It is generally humus poor. They are prone to erosion. यहाँ पे erosion जल्दी होता है. Degradation due to their position on the landscape. Landscape में जिस area में होती है उसकी वजह से degradation हो जाता है land का. After adopting appropriate soil conservation techniques, particularly in the hilly area of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, this soil is very useful. और कुछ conservation techniques के use करने के बाद in areas of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu, soil become very useful as it is used for growing tea and coffee. Red laterite soil in Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala are more suitable for crops like cashew nuts. So in the area of Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Kerala, it is suitable for cashew nut growth. Next is arid soil. Arid soil range from red to brown in color. अगर हम कलर की बात करें तो these are red to brown in color. They are generally sandy in texture. Texture में बहुत ही ज़्यादा sandy होती है और saline होती है nature में. In some areas of the salt content in some areas मतलब कुछ एरिया में इनमें soil content बहुत high होता है and common salt भी obtain किया जा सकता है arid soil से. Due to the dry climate की वजह से और हाई टेम्परेचर की वजह से इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है एंड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर, जिसकी वजह से सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर कम होता है. द लोअर हॉरिजन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर. जो लोअर हॉरिजन है सॉइल का वो ऑक्यूपाई किया हुआ है कंकर ने बिकॉज द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड. नीचे की तरफ जाते हैं तो जो कैल्शियम कंटेंट है वो इंक्रीज हो जाता है. कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर. जो कंकर की फॉर्मेशन हो जाती है लेयर की एक, उसकी वजह से जो इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वाटर का वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है. आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन के बाद दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल एज हैज बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. अगर प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम हो तो ये लैंड भी बहुत कल्टिवेबल होती है, सॉइल बहुत कल्टिवेबल होती है एज इन केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान. Next is forest soil. These soils are found in hilly and mountainous areas where sufficient rainforest are available. Forest soil उस एरिया में होती है या तो हिली या माउंटेन एरिया में जहाँ पर रेन फॉरेस्ट होता है. The soil texture varies according to the mountain environment where they are found. जो इनका टेक्सचर होता है वो डिपेंड करता है upon the area. They are loamy and silty in valley sides and coarse grain in the upper slope. Valley side में तो ये बहुत ही silty और loamy होती हैं, जबकि अंडर स्लोप्स अपर स्लोप्स में बहुत ही ज़्यादा कोर्स ग्रेन्ड होते हैं. इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयास दी सॉइल एक्सपीरियंस डिनिडेशन एंड एसिडिक. अगर हिमालय की जहाँ पर स्नो कवर्ड लैंड होती है वहाँ पर ये डिनिडेशन फील करती हैं, सॉइल एक्सपीरियंस होती है और एसिडिक हो जाती है बिकॉज जो ह्यूमस का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है. The soils found in the lower part of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile. जो सॉइल मिलती है लोअर पार्ट में वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है.
Next topic is soil erosion and soil conservation. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. जो denudation होता है या फिर washing down होता है soil cover का, उसे soil erosion बोला जाता है. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. जो process होता है soil formation का और उसके erosion का, they are equally balanced. Sometimes this balance is disturbed. कई बार ये balance disturb हो जाता है because of the human activities such as deforestation, overgrazing, construction and mining. While natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. जो means जो soil erosion है उसके वो दो तरीके से इफेक्ट होती है. फर्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज एंड सेकंड इज नेचुरल फोर्सेस. द रनिंग वाटर कट थ्रू देयर क्ले सॉइल्स एंड मेक डीप चैनल एज गुलीज. गुलीज क्या बोला जाता है? जब कोई भी रनिंग वाटर सॉइल से पास होता है तो वो डीप चैनल्स बनाता हुआ जाता है, तो उसे बोलता है गुलीज. द लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन. जो लैंड अनफिट हो जाती है कल्टिवेशन जिसपे नहीं हो सकता उसे बैड लैंड बोला जाता है. इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेन्स. और जो बैड लैंड होती है उसे चंबल एरिया में, चंबल बेसिन में रेवेन्स बोला जाता है. समटाइम वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया. कई बार तो नैरो स्लोप की जगह वाटर जो फ्लो है वो शीट की तरह होता है. इन सच केसेस द सॉइल इज वॉश्ड अवे. इस केस में सॉइल है वो पूरी चली जाती है. दिस इज नोन एज द शीट इरोजन. मीन्स जब शीट की तरह वाटर फ्लो एक पूरे सॉइल की लेयर को लेकर आगे चला जाता है तो उसे सॉइल इरोजन, शीट इरोजन बोला जाता है. Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. जो इरोजन विंड के द्वारा होता है, जब हवा चलती है, तेज हवाएं चलती है तो जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो हवा के साथ चले जाते हैं तो उसे विंड इरोजन बोला जाता है. सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. जो सॉइल इरोजन है वो डिफेक्टिव मेथड ऑफ द फार्मिंग की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि प्लोइंग इन अ रॉन्ग वे, यानी कि प्लो करना लैंड को इन अ रॉन्ग वे, यानी कि अप एंड डाउन द स्लोप फ्रॉम चैनल फॉर द क्विक फ्लो. मतलब पानी की फ्लो के लिए पानी के फ्लो के लिए अप एंड साइड डाउन से स्लोप कर दिया जाता है, जिसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. प्लोइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइन कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. और जो प्लोइंग होती है कॉन्टूर लाइन के साथ साथ वो डिसलरेट करता है फ्लो ऑफ वाटर को स्लोप्स की तरफ. दिस इज नोन एज कॉन्टूर प्लोइंग. इससे क्या बोला जाता है? कॉन्टूर प्लोइंग. Steps can be cut out of the slope making terraces. जो ये steps होते हैं इन्हें कट किया जा सकता है in order to make the terraces. Terrace cultivation restrict erosion. अगर हम टेरेस कल्टीवेशन करते हैं तो उससे इरोजन नहीं होता, कम हो जाता है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. इसी वजह से जो हिली एरियाज होते हैं, माउंटेनियस एरियाज होते हैं, वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट द इरोजन. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स. जो लार्ज फील्ड होती है वो स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देते हैं. स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप. और क्रॉप के बीच में स्ट्रिप छोड़ दी जाती है जहाँ पर अपने आप घास उगाती है. दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड. इसकी वजह से जो विंड की फोर्स है वो ब्रेक हो जाती है. दिस इज नोन एज द स्ट्रिप कॉपिंग. तो इसे क्या बोला जाता है? स्ट्रिप कॉपिंग. जब हम स्ट्रिप छोड़ देते हैं क्रॉप के बीच में इन ऑर्डर टू स्टॉप द फोर्स ऑफ विंड. प्लांटिंग लाइन ऑफ अ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे. इसी तरीके से जब हम लाइन में प्लांटिंग शुरू कर देते हैं ट्रीज की शेल्टर के लिए तो वो भी रेस्ट्रिक्ट करता है. रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स. जो ये रो बना दी जाती है ट्रीज की इन्हें शेल्टर बेल्ट्स बोला जाता है. दीज शेल्टर बेल्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स. जो ये शेल्टर बेल्ट्स हैं ये सिग्निफिकेंट होती है फॉर द सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन द वेस्टर्न इंडिया. और वेस्टर्न एरिया को स्टेबलाइज करने में. So guys, that is it for this chapter. This chapter has been ended here. I hope you guys have understand. I tried my best to make you understand. So if you like this video, please do like, share and subscribe to our channel, and don't miss to hit the bell icon besides the subscribe button.